Hello guys, welcome you all on The Catalyst and today we will discuss Indian Polity MCQs। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, बहुत से कोर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 14 और आज मैंने अपना साइज इसलिए थोड़ा छोटा किया हुआ है ताकि आपको क्वेश्चंस प्रॉपरली दिख पाएँ, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बताइए विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, बताइए। तो यहां पर पॉज कर लीजिए, सबसे पहले कॉपी पेन ले लीजिए और देखिए कि आउट ऑफ 14 आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो बताइए, चारों पॉइंट्स पढ़िए ध्यान से और बताइए विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट हियर। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट सेज दैट प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। बिल्कुल, कैबिनेट के द्वारा रिटन रिकमेंडेशन आती है जिसमें नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर, केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि संपूर्ण कैबिनेट की रिक्वेस्ट यदि आती है, मतलब ठीक है, तो ही उसे नेशनल इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये पॉइंट तो सही है, नॉट करेक्ट पूछा था तो ये आंसर नहीं हो सकता, इट इज करेक्ट हियर। सेकंड, इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। बिल्कुल सही बात है, इनडेफिनेट, अनिश्चित काल तक के लिए पार्लियामेंट ने अप्रूव करती चली जाती है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले रिटन रिकमेंडेशन आ गई कैबिनेट की, 1 मंथ के अंदर अंदर आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 वोट, ठीक है, 2/3 वोट, यदि इसके फेवर में आते हैं कि यहां इमरजेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए 1 महीने के बाद, तो 6 महीने तक वो फर्दर एक्सटेंड हो जाती है। उसके बाद हर बार 6-6 महीने बाद में एक बार वोटिंग होता है और यदि एक्सटेंड होता जाएगा तो अनिश्चित इनडेफिनेट पीरियड तक के लिए ये बढ़ता चला जाता है आगे, ठीक है, इमरजेंसी, आपातकाल। तो ये बात पॉइंट क्लियर हो गया आपको, इंडेफिनेट पीरियड के लिए होता है। थर्ड पॉइंट है, द रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। नहीं भाई, हमेशा याद रखना, जो स्पेशल मेजॉरिटी में जो 2/3 होता है ना, वो प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है कि जितने लोग वहां पर प्रेजेंट हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल दिया मैंने, 545 टोटल सीट्स हैं, 545 और 300 लोग ही प्रेजेंट हैं, तो 300 का 2/3 कितना होगा, 200 होगा, 200, ठीक है। तो यहां पर प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है कि जितने प्रेजेंट है, 300 ही प्रेजेंट है मान लो 545 में से, तो टोटल मेंबरशिप नहीं होता है ये, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये सी पॉइंट बिल्कुल गलत है क्योंकि ये वाला लाइन जो है ना यहां पर इसको गलत बना रहा है। डी ऑप्शन है, रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी डज नॉट रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट यदि अपनी रिटन सहमति दे देता है तो फिर ये रिवोक हो जाता है, मतलब आपातकाल रद्द हो जाता है। तो यहां पर सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, राइट। कुल सदस्यता नहीं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो यहां पर बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। यदि आप लैंग्वेज पढ़ेंगे यहां पर, जरूर पढ़ना आप लोग एक बार, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि कभी भी एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन के केस में आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट को यह शक्ति देता है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, नॉट ओनली, केवल पीएम के कहने पर नहीं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन द 1 मंथ, एक डेट के बाद में, 1 महीने के बाद में प्रोक्लेमेशन को जो है दोनों सदन में 2/3 मेजॉरिटी के साथ में, या फिर टोटल जो प्रेजेंट टोटल मेंबर्स जो हैं उसका 50%। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, तो आपके लिए एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको, और शॉर्ट नोट क्या है कि भारत में जो संविधान संशोधन है या संशोधन जितने भी प्रकार के हैं, अमेंडमेंट,
वो जो तीनों प्रकार के जो अमेंडमेंट है, आप उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए और एक्सप्लेन कीजिए, जरूर मुझे भेजिए। क्या आप जानते हैं कितने प्रकार से अमेंडमेंट होता है ना? और बार बार जो हर 6 मंथ के अंदर एक्सटेंड करने का जो प्रोविजन लाया गया था, वो अनुच्छेद जो संविधान संशोधन है 44 के बाद लाया गया। पहले तो लगातार बढ़ता चला जाता था अपने आप, केवल कैबिनेट रिकमेंड करती थी, लेकिन अब हर 6 महीने के बाद में बार बार जो है लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, मतलब जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर कौन है, लोकसभा एंड राज्यसभा, उन्हें लगातार पारित करना होगा हर 6-6 महीने में। और यहां पर देख लीजिए, द मेंबर मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मेजॉरिटी का मतलब स्पेशल मेजॉरिटी है यहां पर, है ना, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर, द प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपीचमेंट जो रेजोल्यूशन होता है, इंपीचमेंट का मतलब जो राष्ट्रपति को जिससे हटाया जा सकता है, ऑफ द प्रेसिडेंट, वन केस वेयर मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल। तो ये जो इंपीचमेंट होता है उसमें टोटल जो हाउस की मेंबरशिप है उसका 2/3 माना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, इमरजेंसी में प्रेजेंट एंड वोटिंग, जबकि तो ये तीनों प्रकार की, ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप पहला पॉइंट, प्रेजेंट एंड वोटिंग, और तीसरा टोटल का। तो इंपीचमेंट सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर माना जाता है, और इसीलिए तो भारत के संविधान को रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों कहा गया है। रिजिड भी कहा गया है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल भी कहा गया है। यस और नो? चलिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, और ये कभी भी जो है हटाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, कैबिनेट यदि बोल देगा तो हटा दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या आंसर होगा। What could be the possible reason of democracy being most prevalent and better than other form of the government? जैसे ऑटोक्रेसी होता है, राइट, थियोक्रेसी होता है, उसमें डेमोक्रेसी सबसे अच्छा और स्टेबल क्यों है, बताइए। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है यहां पर कि ये प्रोवाइड करता है सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को। ऐसा जरूरी है कि नहीं, बताइए। क्या डेमोक्रेसी में स्टेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बनती है हमेशा, बताइए। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि आप इंडियन डेमोक्रेसी का ही एग्जाम्पल लें, यूएसए की डेमोक्रेसी का भी एग्जाम्पल लीजिए, है ना। और इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम, कई जगह तो केवल सिंगल पार्टी ही होती है, तो है ना, चाइना में जैसे एग्जाम्पल है, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हम। इट एंश्योर क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग, क्या डेमोक्रेसी में बहुत क्विक और करेक्ट डिसीजन होता है, यस और नो, बताइए। इट एक्सट्रैक्ट्स अकाउंटेबिलिटी, इसकी मदद से जवाबदेहिता बनी रहती है गवर्नमेंट में, क्या ऐसा है, इसीलिए मोस्ट प्रिविलेंट है क्या। एंड इट एंश्योर्स द एलिमिनेशन ऑफ इनकम इक्वालिटीज, क्या डेमोक्रेसी के कारण जो आय की असमानता है उसको रूट आउट, एलिमिनेट किया जा सकता है, बताइए क्या कथन सही है। तो व्हाट इज विल बी योर आंसर, यहां पर कॉम्बिनेशन में आंसर्स हैं, लगा लीजिए अपना आंसर। सो देखिए, पहला पॉइंट इनकरेक्ट है, जरूरी नहीं है स्टेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हो, कई जगह अनस्टेबल भी होती है, जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल देख लीजिए। क्विक निर्णय कभी नहीं लिया जा सकता, ऑटोक्रेसी में क्विक निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि भारत में तो देख लीजिए लैग पुलिंग होता रहता है, ठीक है। तो कभी भी देख लीजिए, जब एनडीए ऑपोजिशन में थी तो वो सत्ता को नहीं चलने देती थी, अब यूपीए है तो पेगासस के केस में यूपीए नहीं चलने दे रही है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ये थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही है। आय की असमानता में तो आपको पता है कि भारत बहुत ही वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है, इनकम इनक्वालिटी बहुत बड़े लेवल पे। ओनली बी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो, देख लीजिए। तो आर्गुमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ये आप लोग जरूर पढ़िए कि डेमोक्रेसी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, डेमोक्रेसी में लिमिटेशंस क्या हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। क्या डेमोक्रेसी कभी इनइक्वालिटी को पूरी तरह से रूट आउट कर पाया, तो यहां पर आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, जरूर डाउनलोड कीजिए और डिटेल में पढ़िए। Which of the following fundamental rights are guaranteed by Indian Constitution under right to freedom? स्वतंत्रता के अधिकार में
किसे गारंटीड नहीं किया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार किस में है बताइए? फंडामेंटल राइट सबसे पहले तो आपको याद आना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो क्या राइट टू असेंबल पीसफुल ये सही है या नहीं? यहां पर क्या पूछा है? फंडामेंटल आर गारंटीड बाय, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। आप लोग अपना आंसर लगा लीजिए पॉज करके। सेकंड पॉइंट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, और इसके साथ में एक और अमेंडमेंट हुआ था, याद आ रहा है आपको? 97th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी जो है वो भी राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सेकंड पॉइंट भी सही है। राइट टू स्ट्राइक कहीं पर नहीं दिया कि हड़ताल का आपको अधिकार ही है। इफेक्टिव बार्गेनिंग ये कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। हाँ, यूनियन की मदद से आप एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर सकते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये तो बिल्कुल 21 में दिया हुआ है, तो ये थर्ड पॉइंट नहीं है, तो जहां पर थर्ड आ रहा है ये नहीं हो सकता। एंड 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमेशा आप पॉज कर लेंगे पहले और अपना आंसर कॉपी में लगाएंगे। तो यहां पर डिटेल में दिया गया है राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम जो 19 से 22 में है, 19 भी जो है 6 में है डिवाइडेड, और उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, उसके बाद एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप 29, 30, 31 को जो है जो ये इसको लीगल राइट बना दिया गया 300A के तहत, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या सा था ये? राइट टू प्रॉपर्टी। चलिए अब 19 के अंदर असेंबल करना है विदाउट आर्म हो सकते हैं, हड़ताल का कोई बात नहीं है, स्पीच फ्रीडम है, यूनियन का एसोसिएशन बनाना को दिया हुआ था। यहाँ पर फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यहाँ पर घूम सकते हैं हम लोग, रेजाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी अधिकार है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी ये है, देखिए रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस है ना, तो ये आर्टिकल 19 और 20 ये तो आपको पता होगा इमरजेंसी में बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाते हैं, डिक्लेयर है ना, मतलब नल एंड वॉइड का मतलब है कि ये अधिकार छीन लिए जाते हैं, है ना। इसके बाद में बात आ रही है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ऐड किया गया, कौन सा संविधान संशोधन था ये? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द राइट एंड डिटेंशन ऑफ सर्टेन केसेस, जो डिटेंशन का अधिकार है ना, आपने देखा होगा डिटेंशन कर रखा था अभी जम्मू कश्मीर के जो स्टेट प्लेयर्स थे उन्हें डिटेंशन में ले रखा था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, कोई भी ऐसा गारंटी नहीं किया है राइट टू बार्गेनिंग है ना, और किसी प्रकार के स्ट्राइक इस प्रकार का जो है, ठीक है, कोई अधिकार नहीं दिया गया। एक ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है यहाँ पे, तो वो भी देख लेते हैं। जो सीज्मिक एक्टिविटी मतलब भूकंप की जो एक्टिविटी पृथ्वी पर होती है, तो भूकंप के केस में जो स्वाम्स होते हैं, स्वाम्स होते क्या है भाई? स्वाम्स, यदि मैं बोलूं स्वाम्स ऑफ बीज, मधुमक्खियों का पूरा झुंड, तो बताइए अर्थक्वेक के केस में ये स्वाम्स क्या होते हैं? तो ABCD ऑप्शन है आपके पास। जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहा जाता है, पॉज कर लीजिए आप अपने लेवल पर, एब्रप्ट मूवमेंट ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल डाउनहिल इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो जियोलॉजिकल मटेरियल डाउनहिल नीचे आ जाता है वो, लगातार बहुत सारे न्यूमरस अर्थक्वेक आए अकर्स लोकली ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड विदाउट ए क्लियर सीक्वेंस ऑफ द हाई इंटेंसिटी ऑफ मेन क्वैक, कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक मेन अर्थक्वेक ना हो लेकिन लगातार छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहे, ऐसा दिल्ली में हुआ था, है ना। तो बिल्कुल यही पॉइंट स्वाम फॉर अर्थक्वेक एक्टिविटी के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। तो दिस इज व्हाट दिल्ली में ये फेस किया गया, महाराष्ट्र के पालगढ़ में भी इस प्रकार के अर्थक्वेक लगातार आए, है ना, फ्रीक्वेंट शॉक्स, ठीक है, ये हुआ। तो एब्रप्ट मूवमेंट ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल डाउनहिल में जो नीचे आ जाता है वो तो लैंडस्लाइड कहलाता है, जो कि आप लोग कहाँ देखते हैं? हिमालयाज में देखते हैं। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक में वो तो सीज्मिक एनर्जी कहलाती है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और ये स्विस सीज्मोलॉजिकल सर्विसेज, स्वाम्स आर न्यूमरस अर्थक्वेक दैट अकर्स लोकली ओवर एक्सटेंडेड पीरियड, बहुत लंबे समय तक ये आते रहे, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और यहां पर a more or less continuous motion in earth that is unrelated to an earthquake
द पीरियड ऑफ 1 to 9 सेकेंड इज कॉल्ड माइक्रोसीज्म। जो 1 से केवल 9 सेकेंड के लिए ही हो वो माइक्रोसीज्म, छोटे भूकंप कहलाएंगे। ठीक है, तो और इट कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एजेंट। जो आर्टिफिशियल एजेंट्स हैं उनके कारण ऐसा हो सकता है। आर्टिफिशियल एजेंट्स का मतलब क्या है, जैसे बहुत बड़े जो डैम्स होते हैं उनके कारण भी, चाइना ने जो डैम बनाया उसके कारण भी अर्थक्वेक हो सकते हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, आप में से कितनों ने ये सुना है चक हो? बहुत ज्यादा चर्चा में था, न्यूज में था, बताइए क्यों चर्चा में था ये? चक हो इज फेमस फॉर व्हाट? बेम्बू डांस जो मिजोरम में होता है उसे कहा गया, ब्लैक राइस की वैरायटी जो मणिपुर में है, ट्रेडिशनल हेडगियर ऑफ असम, बुद्धिस्ट फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। बताइए। तो बिल्कुल आपने सुना होगा, चक हो जो है मणिपुर के राइस हैं। चक हो काले जो चावल होते हैं मणिपुर के, और इन्हें जीआई टैग दिया गया था अभी। ब्लैक राइस वैरायटी, डीप ब्लैक कलर, हायर इन वेट, भार में बड़े होते हैं। कलर्ड राइस वैरायटी लाइक ब्राउन राइस, है ना, तो ये ब्लैक होते हैं इसलिए ऐसा नाम दिया गया। जीआई टैग इन्हें प्रोवाइड किया गया था। चखो जो है चखाओ, एग्जैक्टली स्पेलिंग ये है चखाओ, और ये मणिपुर के जो है। और यहां पर आपको डिटेल में ट्रिप्स से रिलेटेड पूरे लॉज क्या है, ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ के अंडर में एग्रीमेंट है, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये आपको जरूर पढ़ना है, तो एक बार डिटेल में आप लोग पढ़ लेंगे, है ना। भारत में कब कब ये जीआई टैग वगैरह कब एम्बेड हुआ, भारत में पहला जीआई टैग किसे दिया गया था बताइए? फर्स्ट जीआई टैग जो है वो दी गई थी दार्जिलिंग की जो टी है उसे। अब बात आ रही है कि कई बार ये प्रश्न पॉलिटी में पूछा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट सही है कि भारत एक जो है यूनियन ऑफ स्टेट है बजाय कि फेडरेशन ऑफ स्टेट? तो फेडरेशन ऑफ स्टेट आप लोग कहां देखते हैं? यूएसए में। तो पहला पॉइंट है यहां पर, द इंडियन फेडरेशन इज द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। क्या राज्यों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था इंडियन फेडरेशन में? सेकेंड पॉइंट, स्टेट्स हैव नो राइट्स टू सेसेड फ्रॉम द फेडरेशन। राज्यों को कोई वो राइट्स नहीं है कि वो अपने फेडरेशन से, महासंघ से अलग हो जाएं। बताइए। भारत में जो यूनियन ऑफ स्टेट है, क्या स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये जो एग्रीमेंट अमंग द स्टेट है ना, ये यूएसए में हुआ था। ठीक है, जो 13 राज्य थे उनमें एग्रीमेंट हुआ। आज एग्रीमेंट पर ही है, कोई भी स्टेट अमेरिका का टूटकर अलग हो सकता है, लेकिन भारत में चाहे पंजाब की मैं अलग हो जाऊं नहीं हो सकता, तमिलनाडु चाहे नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर कोई भी स्टेट, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। भारत में इनडिस्ट्रक्टेबल है जबकि डिस्ट्रक्टेबल है अमेरिका में। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सेसेड अलग नहीं हो सकता। सो ओनली बी इज द करेक्ट। यहां पर देखिए करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, करेक्ट, सो बी इज करेक्ट, राइट। देख लीजिए। और यहां पर भारत को बहुत कंफ्यूजन था कि भारत नाम दे, इंडिया नाम दे। फिर हमने क्या करा, इंडिया दैट इज भारत, ये फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस पर एग्री हुई थी। और भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना आप। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने फ्रेज यूज किया था, यूनियन ऑफ स्टेट्स इज प्रेफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। उसके पीछे दो रीजन है कि भारत में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ जैसे कि अमेरिका में हुआ है, एंड द स्टेट हैव नो राइट्स टू सेसेड फ्रॉम द फेडरेशन। और इसीलिए द फेडरेशन इज ए यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। भारत इनडिस्ट्रक्टेबल है, इंटीग्रल है, पूरी तरह से सब कुछ जो है कंबाइंड है। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां पर मैं थोड़ा सा सुधार कर देता हूं इसमें। इफ इंडिया डिसाइड्स टू सेड इट्स टेरिटरी, यहां पर जो है ना इट्स लिख दीजिए। यदि भारत अपनी ही किसी टेरिटरी को सेड करता है, शामिल करता है टेरिटरी टू एनी ऑफ इट्स नेबर, अपने किसी भी पड़ोसी से, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज्ड बाय द पार्लियामेंट। तो कौन से की मदद से भारत में संशोधन होगा?
तो भारत में आर्टिकल 2 की मदद से भी फॉरेन टेरिटरी को ऐड किया जा सकता है। 3 भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर और 368 भी है। लेकिन खुद की स्वयं की टेरिटरी को अपने किसी पड़ोसी से ऐड करना है, तो वो कौन सी है ना जो है अनुच्छेद की मदद से, उपयोग की मदद से उस क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाएगा, बताइए। ध्यान से पढ़िए, पॉज कर लीजिए। सो लेट मी गिव यू द आंसर। और यहां पर केवल पॉइंट 3 एकदम करेक्ट है। आपको याद आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 100, 100वां संविधान संशोधन क्या था? 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने बांग्लादेश और भारत के बीच में जो भूमि को एक्सचेंज किया, भारत ने अपनी जमीन अपने पास ली और जो बांग्लादेश की ले रखी थी उसको बांग्लादेश को दे दी, ठीक है। तो ये था 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच में। और ये आर्टिकल 368 के अपनी स्वयं की जमीन यदि लेता है तो, ठीक है। तो थर्ड इस पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखिए आर्टिकल 2 जो है वो क्या कहता है? इट रिलेट्स टू एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। यदि कोई हिस्सा भारत का स्वयं का हिस्सा नहीं है, जैसे सिक्किम, तो वहां पर आर्टिकल 2 काम करेगा। आर्टिकल 3 रिलेट टू द फॉर्मेशन एंड चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग स्टेट है यूनियन ऑफ इंडिया के। इन अदर वर्ड इट डील्स विद इंटरनल रीएडजस्टमेंट, मतलब किसी भी बॉर्डर को कम ज्यादा करना, अपने ही राज्यों में तोड़ना इत्यादि, वो आर्टिकल 3 है, ठीक है। अब आर्टिकल 368 से हमने क्या किया था? 100वां संविधान संशोधन, भूमि लैंड सेटलमेंट किया था हमने बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। हमने ट्रांसफर्ड किए थे 51 एनक्लेव्स टू इंडिया, तो बांग्लादेश ने ट्रांसफर किए थे 51 एनक्लेव्स जो भारत के थे। तो ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री है, कल को मान लीजिए जो आजाद कश्मीर है, राइट, या फिर गिलगिट बाल्टिस्तान हम लोग ले रहे हैं और उसके ऊपर जो संशोधन करना है, तो आर्टिकल किससे होगा? 368 से होगा, जो ऑलरेडी भारत का है। इज इट क्लियर? तो यहां पर आर्टिकल 2 एक बार ध्यान से पढ़िए, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जो हिस्सा नहीं है, जो ऑलरेडी हिस्सा है वो तो आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत। और आर्टिकल 368 हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। सेसेशन किस किस तरीके से हो सकता है? या तो ट्रेटी हो, परचेज किया हमने, खरीद लिया, जैसे आपको पता है ना अलास्का को खरीद लिया अमेरिका ने यूएसएसआर जो है रशिया से, ठीक है। गिफ्ट, लीज और प्लेबिसाइट, कहीं पर रेफरेंडम या प्लेबिसाइट हो तो, ठीक है। चलिए, तो इन तरीके से हम लोग शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई, हमेशा चर्चा में रहता है और इसे हमेशा क्या कहा जाता है? केज्ड पपेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या कैबिनेट। केज्ड पपेट है ना। केज्ड का मतलब पिंजरे में बंद, एक जैसे पपेट होता है ना, कठपुतली। तो सीबीआई के बारे में स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए क्या करेक्ट है और इनकरेक्ट है। यहां पर क्या पूछा है, एक बार गोला कर लेते हैं। करेक्ट पूछा गया है। सो इट डील्स ओनली विद द केस ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंस। क्या करप्शन और इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए ही होता है? अच्छा, स्टेट में सीबीआई की जगह कौन होता है? सीआईडीज होते हैं, ठीक है। और सेंटर जो है वो यूनियन, वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का यूज करती है। तो ये बताइए क्या सही है पहला स्टेटमेंट। सेकंड, सीबीआई फंक्शनिंग इज सुपरिंटेंडेड बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसके द्वारा इसके ऊपर अधीक्षित किया जाता है। व्हेन ऑफेंसेस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, तो सीबीसी के तहत, सीबीसी कहा जाता है इसको। सीबीसी बहुत पावरफुल बॉडी है अपने आप में, है ना, पार्लियामेंट में। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। हाईजैकिंग हुआ, मर्डर हुआ, इनकी भी जांच सीबीआई करता है, याद रखना। तो ऐसा नहीं है कि केवल करप्शन और इकोनॉमिक ऑफेंस, हाँ ये मेनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सीबीसी सुपरिटेंडेंट करती है सीबीआई को। सो सेकेंड पॉइंट एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, बी इज करेक्ट हियर, राइट। सो लेट मी क्लियर यू, यस बी इज द करेक्ट। और सीबीआई एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक नहीं है, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसने जो अपनी शक्ति प्राप्त की है वो की है
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत, ठीक है। और ये पासिस ऑफ द टाइम रिक्वेस्ट मेड बाय वेरियस क्वार्टर ऑफ द सीबीआई, और इसने अलग अलग इन्वेस्टिगेशन जैसे क्राइम लाइक एसेसिनेशन, मर्डर जो है, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं वो एसेसिनेशन कहलाते हैं, क्राइम कमिटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट, वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, लार्ज स्केल बैंक एंड इंश्योरेंस फ्रॉड इत्यादि। भोपाल गैस ट्रेजेडी को भी इसने जो है इन्वेस्टिगेट किया। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि 1988 के तहत जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये सीवीसी इसकी जांच करता है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट करता है, सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है। और यहां पर सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन अलग है, क्राइम डिवीजन अलग है, ठीक है। 1946 से इसने ताकत प्राप्त की है। सीबीआई सुओ मोटो भी ले सकता है, स्वतः संज्ञान में ले सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफेंस नोटिफाइड बाय डीएसपीई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनियन टेरिटरी वगैरह में, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। एंटी करप्शन डिवीजन जो है, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पब्लिक अफेयर्स, यहां पर सीवीसी के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। सीवीसी शैल एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई इन सो फार, राइट। तो ये पॉइंट सारे आपको पता होने चाहिए। और देखिए, टेकिंग अप इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई इन बाउंड्रीज ऑफ स्टेट रिक्वायर्स प्रायर कंसेंट ऑफ द स्टेट एज पर द सेक्शन 6। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि विदाउट कंसेंसस, और फिर आपको पता ही था कि जो वेस्ट बंगाल में जो टसल हुआ था, तो ऐसा बिल्कुल ओपनली नहीं किया जा सकता, स्टेट की परमिशन की भी आवश्यकता होती है। स्टेट रिक्वायर्स द प्रायर कंसेंट, ठीक है। चलिए, so central government can authorize CBI to investigate such crime in state but only with the consent of concerned state, right। चलिए, तो अगला प्रश्न आ रहा है, ये ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी से रिलेटेड है, तो कुछ क्वेश्चंस यहां से भी आपको मिलेंगे। तो पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉरेस्ट के एक्ट्स वगैरह समझना, और ये हमेशा क्वेश्चंस आते भी हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, और फिर मैंने आज ही आपको DNT भी पढ़ाया था, याद आ रहा है आपको, डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, उनके लिए बोर्ड भी है, राइट। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैज बीन डिफाइंड अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। क्या माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो उत्पादन होते हैं, जिसके ऊपर ये ट्राइब्स जीवित रहती है आजीविका पर, जिसको सेल आउट करके वो अपनी आजीविका चलाती हैं, लाइवलीहुड, तो क्या इसको डिफाइन किया गया था 1927 का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके तहत। सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस फॉर वेरियस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो क्या CACP के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए करती है क्या रिकमेंडेशन? बताइए क्या स्टेटमेंट है सही और गलत? पॉज कर लीजिए। देखिए, बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो यहां पर देखिए, माइनर फॉरेस्ट एक्ट में 2007 में ऐड किया गया था, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड हैज बीन डिफाइंड। 2007 में डिफाइन किया गया कि कौन कौन सी ऐसी खाद्य वस्तुएं, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जो फॉरेस्ट से लेते हैं वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आएगी, ठीक है, जो जिसके बिहाफ पर अर्निंग करेंगे ट्राइबल्स, ठीक है। और आपको पता है कि 23 टोटल मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस में आती हैं फूड ग्रेन क्रॉप्स, लेकिन अभी तक माइनर फॉरेस्ट क्रॉप्स इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। हाँ, इसकी रिकमेंडेशन जो है तो क्या बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करता है क्या मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CAPC? नहीं, CAPC के बिहाफ पर 23 में जो भी चेंज करना है ना, MSP में कितना चेंज करना है, कितना कम या ज्यादा करना है, वो जरूर करता है, लेकिन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में भी स्टार्ट नहीं हुआ। इसके ऊपर सजेशन दिए गए, तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट, अभी केवल सजेशन दिए गए, ठीक है। सो डी नाइदर इज करेक्ट, ठीक है। MSP आपको हमने कई बार बात की है, ये कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दिया गया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस 1927 में डिफाइन किया गया, ठीक है।
देख लीजिए सेक्शन 2(4) इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होगा, जिसमें ये सभी चारकोल वगैरह, वुड, रेजिन, नेचुरल वार्निश, ये सब आ गए, ठीक है, महुआ सीड्स एटसेट्रा, राइट। अब देखिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, इसमें जैसे लाख, वैक्सेस, हनी, कोकून, है ना, कोकून जिससे टसर, मुगा जो रेशम प्राप्त किया जाता है, ब्रुशवुड, बैम्बू, तो इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को 2007 के तहत डेफिनेशन दी गई। फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो 1927 में ही डिफाइंड था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत, ठीक है। ये आप यदि डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपके मेंस में बहुत मदद करेगा, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017 में भी हुआ था और इसमें भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अमेंड किया गया था। और यहां पर देखिए कुछ ट्रीज जैसे पाम, बैम्बूज, स्टम्प्स, ब्रुशवुड और केन्स, इन्हें ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया था। बाद में आपको याद आ रहा होगा बैम्बू को ग्रास में डिक्लेयर किया गया ताकि जो ट्राइब्स के लोग हैं वो क्या कर सकें, उसे बेचकर कुछ कमा सकें। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट भी जरूर पढ़िए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के क्या क्या राइट हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट इनके क्या हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ ओनरशिप, एक्सेस टू कलेक्ट, ये सब कलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर वो फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल हैं, है ना, डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स होते, वो इसे कलेक्ट कर सकती हैं। और देखिए मिनिमम सपोर्टिंग प्राइसेस जो है, अभी तक ये एफर्ट किया जा रहा है लेकिन अभी तक इन्हें शामिल नहीं किया गया, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ चेन, एंश्योर फेयर मॉनिटरी रिटर्न टू एमएसपी गैदरर। तो यहां पर द स्कीम इज एनविसेज, तो अभी स्कीम लाई गई है लेकिन नॉट कमीशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो यहां पर सीएसीपी नहीं करेगा, ट्राइफेड, ये मैं आपको एक बार सुधार करना चाहता हूं, मैंने शायद गलत बोल दिया है। ट्राइफेड जो है वो डिसाइड करता है कि किस किस वस्तुओं को माइनर प्रोड्यूस घोषित किया जाएगा। सीएसीपी तो किनको करता है? 23 फसलों को करता है। तो ये पॉइंट जरूर ऐड कर लेना, इसी प्रकार के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ट्राइफेड की फुल फॉर्म मैंने आपसे शॉर्ट नोट लिखवाया था, तो इसके साथ ये भी ऐड कर लीजिए कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैक्सिमम सीट्स इन लोकसभा आर 552, 552 मैक्सिमम है, आपको याद ही है। 545 मैक्सिमम हो सकती है ना, ये भी पता है आपको। तो 552 क्या है कि भाई भारत की जो गिलगित बल्टिस्तान, आजाद कश्मीर और कई जगह, ये 7 सीटों को अभी भी हमने रिजर्व रखा हुआ है, ठीक है। और 2026 में ये चेंज भी हो जाएगा। 2026 में आपको पता ही है ना कि जो डिलिमिटेशन कमीशन, हाउएवर देयर इज टोटल नंबर ऑफ 545 मेंबर्स, ठीक है, 545 मेंबर्स हैं, 545 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने मेंबर हैं? 300 हैं। तो आपको यह बताना है कि यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 368 के तहत सपोर्ट किया गया, तो बताइए कि कितने मिनिमम मेंबर्स को उस बिल के फेवर में वोट देना होगा, तब वो बिल पास होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया जाएगा। जैसे आपको पता है ना, 104वां संविधान संशोधन हो गया है, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर्म बन गया है। बताइए, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना, रिजिड फॉर्म है। तो देखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो प्रेजेंट एंड वोटिंग के केस में तो 2/3 मेंबर्स चाहिए। तो 2/3 कितने हो गए? 300 के, अभी ध्यान से सुनिए पूरा पॉइंट, इसके 2/3 कितने हो जाएंगे? 2/3, तो इट विल बी अराउंड 200, तो 200 मेंबर हो गए ये। तो ये आंसर हो सकता था, लेकिन ये आंसर नहीं है इसका। और दूसरा पॉइंट होता है कि जो मैक्सिमम क्षमता है, मैक्सिमम जो क्षमता है 545 की, 545 का हाफ, ये कितना हो गया? 273। अब ये देखा जाता है प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये तो कितने हैं? 200। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 200, और टोटल का 50% कितना है? 2/3। तो इनमें से जो बड़ा है, इनमें से बड़ा कौन सा है? 273। तो 273 300 में से यदि किसी बिल के फेवर में वोट करेंगे तभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा।
तो मैंने जो आपको डिटेल में डिस्कस किया है इसको एक बार फिर से रिवाइज करके सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। देख लीजिए यहां पर दिया गया, ऑर्डिनरली ऑल द बिजनेस एंड लेजिस्लेचर रिक्वायर्स दैट द मोशन और द resolution bill should get the support of the simple majority of the member voting at the time। तो नॉर्मल कोई बिल है तो सिंपल वोटिंग है ना, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है और उनमें से जो ज्यादा है। तो देख लीजिए ये पॉइंट यदि आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर पिक्चर आ जाएगी। पॉज करके जरूर पढ़ेंगे आप लोग ये, ताकि आपको डिटेल में बातें पता चलती रहें, ठीक है। कोई भी डाउट है आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। अब आ रहा है अगला प्रश्न, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैन बी आइडेंटिफाइड एज मेजर ऑब्जेक्टिव। तो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 4 ऑप्शन है, आप पॉइंट है आपके पास 1 2 3 4, पढ़िए और बताइए विच वन इज द करेक्ट। तो क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सपोर्ट करना है? बताइए यस और नो, पॉज करके बताइए, आप अपना आंसर दीजिए स्वयं। यस, करेक्ट है। एक्टिंग एज प्लेटफॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज, जो हैं एक मंच पे अलग अलग विभाग के जो मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व करना, यस ये भी है, राइट ये भी करेक्ट है। इंटीग्रेटिंग विलेजेस इनटू डेवलपमेंट प्रोसेसेस, तो गांवों को इंटीग्रेट करना विकास के प्रोसेस के लिए, बिल्कुल ये भी सही है। और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत में, जो ये यंग आबादी है उसको स्किल्ड करना, ताकि डेमोग्राफिक जो डिविडेंड में भारत सबसे टॉप है, लीडर है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ यंग पीपल भारत में, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो सकती है, तो उसके लिए कौशल करना, बिल्कुल स्किल्ड बनाना। चारों ही पॉइंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल द पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यस और नो? तो नीति आयोग का क्या उद्देश्य है? व्हाट आर द प्रायोरिटीज? फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फॉर्मुलेट credible plans at village and aggregate these progressive at higher level government। और मैंने आपको बताया है कि ये जो नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच है, जबकि जो प्लानिंग कमीशन था वो ऊपर से जो पॉलिसीज बनाई जाती थी वो नीचे भेजी जाती थी, टॉप डाउन। इसीलिए नीति आयोग को क्या कहा जाता है? टीम इंडिया कहा जाता है, ठीक है, टीम इंडिया। फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ये तो हमने बात की है। डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, इसीलिए देखिए 15 ईयर्स के प्रोजेक्ट हैं, है ना, 2016 से 2031 तक, ठीक है, फ्रेमवर्क इनिशिएटिव, ताकि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई जाए, शॉर्ट टर्म 5 ईयर्स के लिए नहीं। प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे नीति आयोग के बारे में। offering a platform and resolution and intersectoral, interdepartmental issues in order to accelerate implementation of developmental agenda। तो developmental agenda पर काम करना, डेमोग्राफिक डिविडेंड को पूरी तरह से यूटिलाइज करना, ये सारे पॉइंट्स इसके हैं। ये पूरा स्टेटमेंट पढ़िए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। ये जो पूरा स्टेटमेंट है, नीचे दिया है प्रोहिबिशन, निषेध, सर्टियरी, मैंडेमस, परमादेश, सर्टियरी, को वारंटो, अधिकार प्रच्छा। बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसके बारे में कहा गया है? पॉज कीजिए और बताइए, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। इन द फॉलोइंग पैसेज विद रेफरेंस टू रिट इश्यूड बाय, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट इश्यू की, किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। इट इज अ कमांड इश्यूड बाय कोर्ट टू ऑथोरिटी, जो भी अथॉरिटीज है उनको डायरेक्ट कर रही है, उनको दिशा निर्देश दे रही है। इट परफॉर्म ए पब्लिक ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन इट बाय लॉ, जो इसके ऊपर इम्पोज्ड है वो ड्यूटी आप परफेक्टली निभाइए, करिए। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट रिट में कह सकता है जो भी बॉडीज हैं उनको, ठीक है। इट विल इश्यू व्हेन एन ऑथोरिटी वेस्टेड विद द पावर इम्प्रॉपरली रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट, यदि वो जो बॉडी है जिसको आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो इम्प्रॉपरली मतलब रिफ्यूज कर रही है, काम एक्सरसाइज नहीं कर रही। इट कैन बी इश्यूड एनी काइंड ऑफ ऑथोरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, क्वासी जुडिशियल हो या फिर जुडिशियल हो। इट यूज टू एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटीज बाय पब्लिक ऑथोरिटी, की भाई पब्लिक ऑथोरिटी और ड्यूटी आप अपना पूरा निभाइए। तो ये किस में आता है बताइए? प्रोहिबिशन तो क्या होता है? निषेध, किसी के ऊपर
कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो हायर कोर्ट है, वो बैन लगा दे। सर्टियरी का मतलब होता है उत्प्रेक्षण, हिंदी में बोलेंगे उत्प्रेक्षण, मतलब यदि हाईकोर्ट जो ऊपर वाले हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट को ऑर्डर दे सकता है सुप्रीम कोर्ट कि फाइल्स को ऊपर भेजिए, ऊपर मतलब ऊपर वाले कोर्ट को, तो ये होता है सर्टियरी। ये जो सारे पॉइंट्स है वो मैंडेमस, परमादेश है, परम आदेश दिया है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमादेश। किसने आदेश दिया है? ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी बॉडीज हैं आप अपना काम कार्रवाई अच्छे से निभाइए, अब चाहे वो पब्लिक अथॉरिटीज हों, उनके लिए भी ये कहा गया है। अब आ रही है बात अनुच्छेद 32 और को वारंटो पूछ सकती है कि किस अधिकार पर आपने ये सब एक्टिविटी की, आपके पास ये क्या अधिकार था? ये को वारंटो का भी अधिकार है। और जो पांचवी जो रिट है वो कौन सी होती है? हीबियस कॉर्पस। तो हीबियस कॉर्पस का मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदी को जिसे पुलिस ने पकड़ा है उसको कोर्ट ले जाना होगा, यस और नो। तो आपको पता होगा ये जो आर्टिकल 32 है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं, संवैधानिक उपचार का अनुच्छेद, और इसे ही बी आर अंबेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, संविधान की आत्मा। और हाईकोर्ट 226 के तहत 226 के तहत ये रिट्स जारी कर सकते हैं। तो ये क्या क्या है? हीबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस, परमादेश प्रोहिबिशन, निषेध, सर्टियरी, उत्प्रेक्षण, को वारंटो, अधिकार प्रच्छा। इनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर पढ़िए, मैंने ब्रीफ में आपको ब्रीफिंग कर दी है, ठीक है। सर्टियरी, को वारंटो, ठीक है। बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार के तहत? सर्टियरी टू बी सर्टिफाइड टू बी इन्फॉर्म टू अबव कोर्ट, ऊपर वाले कोर्ट को, हायर कोर्ट को दीजिए। देखिए शॉर्टकट में बता दिया मैंने आपको। टू फॉरबिड, मनाही कि आप ये काम मत करिए, आपकी अथॉरिटी में नहीं है। हीबियस कॉर्पस, कोर्ट डायरेक्ट अ पर्सन और अथॉरिटी टू डिटेन, जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसको, उस प्रिजनर को ब्रिंग टू द कोर्ट, कोर्ट में लाना 24 आवर्स में, जुरिस्डिक्शन वगैरह के लिए। मैंडेमस, ये पूरा तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगला प्रश्न भी सुपर इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, क्या अंतर होता है? आपको ये पॉइंट यहां पर एकदम क्लियरली समझ में आने वाला है। तो बताइए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या प्रोवाइड करता है जुडिशियल स्क्रूटनी अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स ओनली? क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ केवल आर्बिट्रेरी एक्शन एग्जीक्यूटिव के ऊपर ही लगते हैं? एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? भारत में एग्जीक्यूटिव कौन है बताइए? कैबिनेट, ठीक है। भारत में लेजिस्लेटिव कौन है? तो आप बताएंगे पार्लियामेंट। भारत में जुडिशरी तो आपको पता ही है, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर, और उसके बाद जुडिशरी। दूसरा पॉइंट है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्रोवाइड्स जुडिशियल स्क्रूटनी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, दोनों पर आर्बिट्रेरी एक्शन हो सकता है। बताइए क्या ऐसा है? और आर्टिकल जो 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एक्सप्लिसिटली मेंशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बताइए क्या कथन यहां पर करेक्ट है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर? ध्यान से पॉज कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये यहां से आपको क्लियर भी हो रहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्या ये केवल आर्बिट्रेरी एक्शन एग्जीक्यूटिव पर ही होता है? और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों पर होता है? पार्लियामेंट को भी लगाम लगाई जा सकती है, बताइए। सो एट थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सो द करेक्ट आंसर हियर इज, करेक्ट आंसर इज, ये दोनों रिवर्स लिख दिए गए। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके तहत लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों पर आर्बिट्रेरी एक्शन हो सकता है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत आर्बिट्रेरी एक्शन केवल और केवल एग्जीक्यूटिव मतलब कैबिनेट पर हो सकता है, और एक्सप्लिसिटली मेंशन तो है ही है, ठीक है, अनुच्छेद 21 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए आर्टिकल 21 साफ साफ कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ और
पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में जो एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा लाए गए हैं वो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर स्क्रूटनी होती है। तो पॉइंट देखिए, द राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। और आपको ये बात पता होगी कि आर्टिकल 21 जो है ना, फॉरेनर्स पर भी अप्लाई होता है, मतलब वो भी, उनको भी इनको अधिकार है। पीआईओ भी जो है, जो कि अब तो रिमूव ही कर दिया गया है, ओसीआई पर भी ये अप्लाई है, एनआरआईज को भी आर्टिकल 21 के तहत शक्ति मिलती है कि वो, उनको जीने का अधिकार है। तो यहां पर देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21 इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन देन ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। कैसे? कंटेन्ड इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है अमेरिका में अलग है, भारत में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। तो जो प्रोसीजर, पहले हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मींस दैट द ड्यूली इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर इज इफ वैलिड, it has followed the correct procedure. In this, court would assess that whether this is law, whether the legislature is competent to frame the law, whether it is followed by procedure laid by the legislate, and would not assess the intent said law. मतलब कुल मिला के क्या है, जुडिशरी ये देख सकती है क्या वाकई में लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट है इस लॉ को बनाने में, और प्रोसीजर जो लेड किए गए हैं वो क्या वाकई में लेजिस्लेचर, पहली बात तो कॉम्पिटेंट है, और क्या ये लॉ फ्रेम टू द लॉ, वेदर इट इज अ लॉ, क्या ये एक लॉ है, एंड वेदर इट वुड एसेस, और ये सब एसेस करने का अधिकार है। तो यहां पर जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है, यहां पर लेजिस्लेचर पर भी, सो देयरफॉर अंडर दिस कॉन्सेप्ट द वैलिडिटी ऑफ लॉ हैज प्रेस्क्राइब्ड द प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड that law is unreasonable, unfair or unjust. If parliament passes a law, then life or personal liberty of person can be taken off according to the provision. इसका मतलब समझ में आया आपको कि जो आर्टिकल 21 है, यदि इसमें कोई संशोधन किया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा, तो पर्सन के अधिकारों को टेकन ऑफ किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल होता है, ठीक है, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है, डॉक्ट्राइन नॉट ओनली चेक्स इफ देयर इज लॉ इज डिप्राइव द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन, बट ऑल्सो सी लॉ मेड इज फेयर और जस्ट और नॉट आर्बिट्रेरी। तो ये भी चेक करता है कि वाकई में लॉ भी फेयर बना है या नहीं बना है। मतलब कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ चेक कर रखता है केवल और केवल एग्जीक्यूटिव पर, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यदि लेजिस्लेटिव ने भी कोई लॉ कानून बनाया है, वो भी कभी फेयर है या नहीं, जस्टफुल है या नहीं, या फिर आर्बिट्रेरी तो नहीं है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ज्यादा एक्सटेंडेड है। It is a legal requirement that the state must respect all the legal rights that are owed to the person, and law enact must be conform, मतलब ये सही होने चाहिए लॉ में, लाइक फेयरनेस, फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टी के लिए। तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ये यूएसए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंडिया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेजिस्लेचर पर भी कंट्रोल। तो देखिए यहां पर एक केस आया था भारत में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपालन केस 1950 में। द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। उन्होंने एक नैरो मतलब संकीर्ण इंटरप्रिटेशन की आर्टिकल 21 की। प्रोटेक्शन अंडर द 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। तो यहां पर है ना, ऐसा कहा गया कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए अवेलेबल है और लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन बाद में बहुत अच्छा केस आया, मेनका गांधी का केस 1978 में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स जजमेंट इन द गोपालन केस बाय टेकिंग द वाइडर इंटरप्रिटेशन। और मेनका गांधी का जो केस है उसमें इसे बड़ी व्याख्या मिली है ना, एक्सटेंडेड व्याख्या मिली, और इंट्रोड्यूस किया गया अमेरिकन एक्सप्रेशन
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसके तहत क्या है कि लेजिस्लेचर भी जो है ना आर्टिकल 21 को जो है मतलब प्रोटेक्शन, उसको आर्टिकल 21 को वहां पर प्रोटेक्शन दिया गया, शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव, जबकि आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन को भी कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई अनुच्छेद है तो वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी। इज इट क्लियर? तो इसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में डाल दिया गया। इज इट क्लियर? तो इसको एक्सटेंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां पे समझ में आ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट इफ, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राज्य में किस किस कंडीशन के आधार पर। पहला पॉइंट है, पॉज कर लीजिए और बताइए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। पहला पॉइंट है, स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, केंद्र ने जो कहा है, यूनियन ने जो कहा है उसको कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, लिखित में कहा जा रहा है। आपको याद आ रहा होगा, राज्यों में जब इमरजेंसी लगती है तो 355 के तहत पहले एक थ्रेट या फिर एक लिखित में ऑर्डर जारी किया जाता है राज्य के खिलाफ, फिर भी वो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो मानता नहीं है राज्य उस बात को, तो फिर 356 के तहत राज्य में इमरजेंसी लगती है। और 352 तो आपको पता ही है, वो तो नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी। एंड 360 इज व्हाट, जो आर्थिक इमरजेंसी है, ठीक है, इकोनॉमिक इमरजेंसी। President is satisfied that the government of the state cannot be carried out in the accordance with the provisions of the constitution, संविधान के जो प्रोविजंस है उस पर काम नहीं करते हैं, उस पर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है। प्रेसिडेंट कब सेटिस्फाइड होगा? जब कैबिनेट उसको लिख कर देगी। और थर्ड है, देयर इज अकरेंस ऑफ द वायलेंट इंसिडेंट डिसरप्टिंग लॉ एंड ऑर्डर, क्या लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट हो रहा है कहीं पर, तो उसके आधार पर भी इंपोजिशन किया जा सकता है क्या प्रेसिडेंट रूल का किसी राज्य में, बताइए। सो द करेक्ट पॉइंट इज फर्स्ट, बिल्कुल पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है, तीसरा पॉइंट लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, हिंसक घटनाओं के आधार पर कभी भी ऐसा नहीं होता। वहां पर तो केंद्र सरकार की मदद लेगी राज्य सरकार और फिर पैरामिलिट्रिक फोर्सेस को डिप्लॉय कर देगी, और जरूरत पड़ेगी तो पैरामिलिट्रिक फोर्सेस, तो फिर आर्मी को डिप्लॉय कर दिया। तो यहां पर थर्ड पॉइंट इज इनकरेक्ट, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट हेयर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? देख लीजिए 1 and 2। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। आर्टिकल 365 भी है, आर्टिकल 356 भी है, 2 ग्राउंड्स हैं जिसके तहत प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो 356 के तहत इश्यू प्रोक्लेमेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट सिचुएशन हैज अराइजन in which government of state cannot be carried out in accordance with the provision of the constitution, तब 356 के तहत क्या लगाया जाता है? स्टेट इमरजेंसी। नोटेबली प्रेसिडेंट कैन एक्ट आइदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट अदरवाइज टू, तो गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर यह होता है। आर्टिकल 365 क्या कहता है? वेरेवर स्टेट फेल्स टू कंप्लाई एंड गिव इफेक्ट और डायरेक्शन, और सेंटर ने जो डायरेक्शन दी उसको नहीं मान रहा है, उस केस में भी ये लग सकता है, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल ओनली ऑन द ग्राउंड मेंशन अबव, इसी आधार पर राज्यों पर ये लग सकता है। 356 365 दोनों ही याद रखना आप लोग। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू, है ना। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।